हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका फिर से आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है कंसेप्ट 360। तो हम लोगों ने जो सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है दैट इज़ बोट से रिलेटेड, तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज मैं जो चैप्टर लेके आया हूँ आप लोगों के सामने वो है एसी सर्किट। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ PYQs देखते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि PYQs के साथ साथ जो नेसेसरी फंडामेंटल कंसेप्ट्स हैं उनको भी मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा पाऊँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, एन AC सर्किट या AC सोर्स ऑफ वोल्टेज V equal to V naught sin omega t is connected to a series combination of LC and R. Use phasor diagram to obtain expression for impedance of the circuit and phase angle between voltage and current. Find the condition when the current will be in phase with the voltage. What is the circuit in this condition called? चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक बातों को समझ लेते हैं। चलिए, ये है आपका एक LCR सर्किट, ये रहा। ठीक है, ये है LCR सर्किट। ये कनेक्टेड है एक AC सोर्स से, ठीक है, जिसको हम V कहते हैं। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है R के अक्रॉस वो है VR। इसके अक्रॉस जो है कैपेसिटर के अक्रॉस उसको कहते हैं VC, और इंडक्टर के अक्रॉस जो है उसको कहते हैं VR। ठीक है, तो अगर हम फेजर डायग्राम की बात करें तो फेजर डायग्राम कैसा बनता है? एक LCR सर्किट में इसको हम अगर करंट माने, ठीक है, इसको अगर हम करंट माने फेजर डायग्राम के हिसाब से, मान लीजिए ये लाइन क्या बताता है? ये बताता है करंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो R के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा VR, वो होगा करंट के अलोंग, यानी रेजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इस सर्किट में जो करंट होगा उस करंट के साथ फेज पे होगा। ठीक है, यानी दोनों के बीच कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं यहां से डायग्राम शो करूं तो डायग्राम मान के चलिए, डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। ये ठीक है, इसको हम VR कहते हैं और इसको कहते हैं I। ठीक है, देखिए VR और I दोनों फेस पे है। ठीक है, अच्छा, C के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ठीक है, वो क्या होता है? वो लैग करता है करंट से। तो V जो है, VC जो है, उसकी डायरेक्शन ये होगी, ये हो गई VC। ठीक है, और L के अक्रॉस, ठीक है, इंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो लीड करता है आपके करंट को। ठीक है, तो ये बन जाता है फेजर डायग्राम। समझ में आया? यहां 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट के पास 3 पोटेंशियल ड्रॉप है। पहले एलिमेंट पे आते हैं तो इस एलिमेंट के अंदर जो करंट है और पोटेंशियल ड्रॉप है वो दोनों सेम फेज पे है। ठीक है, सेम फेज पे। कैपेसिटर के अलोंग जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो इसके अक्रॉस जो करंट होता है, मतलब इस सर्किट के अक्रॉस जो करंट होता है, सीरीज में है तो सेम करंट फ्लो करेगा, जो करंट होता है उसके साथ लैग कर रहा होता है। ठीक है, और जो इंडक्टर होता है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो करंट को लीड कर रहा होता है। ठीक है,
इस तरीके से। अब हम लोग अगर एक टाइम के लिए मान के चलते हैं कि इस सर्किट में जो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस इंडक्टर वो थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, वो थोड़ा सा ज़्यादा है एज कंपेयर टू वीसी। तो यानी अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालूं, अगर इसका रिजल्टेंट निकालूं तो ये कुछ ऐसा बनेगा ना, वी एल माइनस वी सी वी आर। ध्यान से देखिए, और जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा, वी ओ। ध्यान से देखिए, ये हो गया फाई फेज। ध्यान से देखिए इस फेजर डायग्राम को। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस डायग्राम से हम लोग लिख सकते हैं क्या, V आउटपुट इज इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। कैसे लिख सकते हैं, जस्ट वेक्टर के नॉलेज से, ठीक है, जो हम लोग काम वेक्टर में करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। या फिर आप इस लाइन को, इस फेस को अगर पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट करते हैं ऐसे, तो ये वी एल माइनस वी सी हो जाता है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हाइपोटेन्यूज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस आपका बेस का स्क्वायर, वहाँ से ही आ जाता है, ठीक है। अब v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v को हम लोग लिख सकते हैं आई आर का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, आई एक्सएल माइनस आई एक्ससी का होल स्क्वायर। ये एक्सएल और एक्ससी क्या है, एक्सएल को बोलते हैं इम्पीडेंस, ठीक है, या रिएक्टेंस। इम्पीडेंस इस रिजल्टेंट को बोलेंगे, एक्सएल जो होगा उसको बोलेंगे हम लोग रिएक्टेंस, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक्ससी को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। रिएक्टेंस वही रोल प्ले करता है जो रजिस्टर एक डीसी सर्किट में प्ले करता है, ओके। तो यहाँ से अगर मैं यहाँ से आई स्क्वायर और यहाँ से आई को कॉमन लेके स्क्वायर के बाहर निकालूँ तो ये क्या बन जाता है, आई बाहर, और ये जो बन जाता है ये बन जाता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सजी का होल स्क्वायर। वी नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी नॉट को मैं आई इंटू जेड लिख सकता हूँ, वेट जेड इज इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस होता है एक एसी सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, उसको इम्पीडेंस कहते हैं, जिसके अंदर रेजिस्टेंस भी आता है और कैपेसिटर और इंडक्टर का रिएक्टेंस भी हम लोग काउंट करते हैं। तो यहाँ से Z की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, Z इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सजी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहा इम्पीडेंस, ये हम लोगों को मिल गया इम्पीडेंस की वैल्यू, ठीक। अब फेज एंगल पूछा है, फेज एंगल मतलब ये फाई, तो आराम से यहाँ से हम लोग tan फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। tan फाई इक्वल टू, अगर मैं इसके टर्म पे लिखूं तो ये क्या हो जाता है, वी एल माइनस वी सी बाई वी आर के बराबर, और फिर इसको मैं लिख सकता हूँ आई एक्सएल माइनस आई एक्सजी बाई आई आर, और सिंपली तो यहाँ से जो फेज आया वो क्या आया, tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सजी बाई, सिंपली इसको आर लिख देते हैं, ठीक है, आर।
तो ये आ गया फाई, यानी फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट ऑफ दिस सर्किट। ठीक है, इस सर्किट के अक्रॉस जो वोल्टेज और करंट है उसके बीच का जो फेज एंगल होगा वो ये होगा। ठीक है, तो हम लोगों का ये पार्ट भी क्लियर हुआ। अब क्या पूछा है, फाइंड द कंडीशन व्हेन द करंट विल बी इन फेज विद द वोल्टेज। ठीक है, तो देखिए करंट और आउटपुट वोल्टेज को फेज में रहने के लिए क्या करना होगा, ये फाई जो होगा इसकी वैल्यू 0 करनी होगी। ठीक है, और ये 0 कब होगा, देखिए जब एक्सएल इक्वल टू एक्ससी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा और tan इनवर्स 0 इज 0। तो जब एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं VL इक्वल टू VC हो, यानी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर एंड इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, तब क्या होता है, तब यहां से ये जो फाई होता है ये फाई 0 हो जाता है। ठीक है, और फेज पे कोई फर्क नहीं होता, किसके फेज पे, आउटपुट वोल्टेज और करंट के। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो जाता है, फाई हो जाता है 0, दैट इज V आउटपुट इज इन फेज विथ I। ओके, और इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, इस कंडीशन को रेजोनेंस कहा जाता है। ठीक है, कंडीशन जो है, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, इस कंडीशन को रेजोनेंस कहा जाता है। ठीक है, जब पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस C और L बराबर हो जाए, उस केस में यहां से भी देखिए क्या होता है, एक चीज और एक्स्ट्रा समझ लीजिए, जब करंट और वोल्टेज दैट इज आउटपुट वोल्टेज और करंट आपस में सेम फेज में होंगे, तब उस कंडीशन क्या था, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी। इस टाइम पे देखिए यहाँ से ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, पूरी क्वांटिटी यहाँ से 0 हो जाएगी और Z इक्वल टू R के बराबर हो जाएगा, कब, जब एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो। तो यानी रेजोनेंस में जो नेट इम्पीडेंस होता है सर्किट का वो R के बराबर होता है, दैट इज इम्पीडेंस उस टाइम क्या होता है, मिनिमम होता है। ठीक है, और जो I होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये कंडीशन होता है क्या, कि यहाँ पे Z जो होगा वो होगा R के बराबर। ठीक है, मिनिमम, और I जो होगा वो होगा मैक्सिमम। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको और नोट कीजिए। चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को क्या कहता है हमसे। कहता है कि ए 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, 100 ओम रेजिस्टर एंड 8 हेनरी इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, विथ एन AC सर्किट। What should be the frequency of the source such that current drawn in the circuit is maximum। अच्छा, ठीक है, चलिए अभी जस्ट लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो इम्पीडेंस होता है किसी सर्किट का, उसका जो फॉर्मूला होता है R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, Z मिनिमम जो होता है वो होता है R के बराबर। ये कब होता है, जब XL इज इक्वल टू XG हो। ठीक है, जब Z मिनिमम होगा, ठीक है, उस केस में जो करंट होगा वो क्या होगा, वो होगा मैक्सिमम। ठीक है, और इस कंडीशन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रेजोनेंस। ठीक है, अब यहां से हम लोग
एक्सएल इक्वल टू एक्सजी लिखेंगे और एक्सएल का जो वैल्यू होता है दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसका जो वैल्यू होता है ओमेगा एल, और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है उसकी जो वैल्यू होती है ओमेगा सी। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC, और ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, फिर से ओमेगा को लिख सकते हैं √LC, ठीक। और इसी तरीके से ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2πf, और यहाँ से जो फ्रीक्वेंसी लाएगी वो क्या होगा 2πLC के बराबर। ध्यान से देखिए इसको, फ्रीक्वेंसी पूछी गई है हमसे, ठीक है। तो सबका वैल्यू हम लोगों को पता है, 2π की वैल्यू हम लोग 3.14 पुट कर देते हैं इनटू √L कितना दिया हुआ है 8 हेनरी, और ये दिया हुआ है 2 माइक्रोफैराड, यानी 2 × 10⁻⁻6, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है आपकी 39.8 हर्ट्ज़ के बराबर, यानी ये है वो फ्रीक्वेंसी जिस फ्रीक्वेंसी पे सर्किट के अंदर जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। यानी इस फ्रीक्वेंसी का पोटेंशियल, यानी इस फ्रीक्वेंसी का सप्लाई अगर हम लोग सर्किट में देते हैं तो उस टाइम इस सर्किट में रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस में क्या होगा, इम्पीडेंस जो ऑफर करेगी सर्किट वो मिनिमम करेगी, और इसी वजह से उसमें कौन सा करंट, मैक्सिमम करंट उसमें फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये रही वो फ्रीक्वेंसी। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट क्या है। सेकेंड पार्ट में पूछता है ड्रॉ ए ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ एम्पलीट्यूड of circuit current with changing frequency with applied voltage in LCR circuit for two different resistance R1 and R2 when R1 is greater than R2। अच्छा, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से, चलिए मैं इसको यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए ध्यान से। अगर हम ग्राफ की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फ्रीक्वेंसी लूँ और यहाँ पे मैं अगर करंट लूँ, ठीक है, तो जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनेगा, फ्रीक्वेंसी वर्सेस करंट का ग्राफ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोगों से दो रेजिस्टेंस की बात की गई है, ठीक है। तो R1 और R2, ये यहाँ पे आप लोग को क्लियरली दिखता होगा क्या कि सर्किट पे जो करंट है वो मैक्सिमम है, ठीक है। और जिस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। उसको क्या कहते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और वो कैसे निकालते हैं, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था, यहाँ से ओमेगा निकाला था हम लोगों ने, क्या निकाला था, √LC ओमेगा नॉट। इसको कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग करंट होता है सर्किट का वो क्या होता है, वो होता है मैक्सिमम, ठीक। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो नेट इम्पीडेंस होता है वो किसके बराबर होता है, R के बराबर, और ये इस टाइम मिनिमम होता है, ठीक है। तो अगर हम लोगों के पास यहाँ से देखिए इस तरीके का डायग्राम बनता है। अब दूसरी बात जो यहाँ से आती है कि
इसका जो शार्पनेस होगा वो क्या है, इसका जो सेकेंड पार्ट है शार्पनेस। हाँ, इसका जो शार्पनेस है वो क्या है। तो शार्पनेस से क्या पता चलता है कि ये जो पिक है ना, ये पिक कितना बनेगा, मतलब ये और कितना कम बन सकता है, पतला बन सकता है, इसको शार्पनेस कहते हैं। और ये शार्पनेस जो है ना वो क्वालिटी फैक्टर से डिफाइन होती है। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, वो होता है W नॉट बाई डेल्टा W। W नॉट क्या है, W नॉट है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा, डेल्टा ओमेगा को कहते हैं बैंडविथ। क्या कहते हैं, बैंडविथ। और ये बैंडविथ क्या है, देखिए बैंडविथ, मैं यहाँ पे नए डायग्राम पे समझाता हूँ आप लोगों को बैंडविथ किसे कहते हैं। यहाँ पे इसको देखिए, ये है ओमेगा, ये है आई, ऐसा कुछ। ठीक है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, ये हो गया आई मैक्स। ठीक, ये हो गया ओमेगा नॉट। अच्छा, अब जब सर्किट में से जो करंट हो वो आई मैक्स के 1/√2 टाइम्स हो, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसका जो डिफरेंस होता है उसी को बैंडविड्थ कहते हैं। देखिए, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जो करंट फ्लो करती है उसको कहते हैं मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट के 1/√2 टाइम्स, यानी मैक्सिमम करंट के, अगर मैं मैक्सिमम करंट को √2 से डिवाइड करता हूं तो जो वैल्यू आती है, उस वैल्यू पे, उस करंट के उस वैल्यू पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज होती है, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है ना, उसको कहते हैं बैंडविड्थ। इसको कहते हैं बैंडविड्थ। और ये जो बैंडविड्थ है ना, ये होती है R/L के बराबर। ठीक है, R/L के बराबर। इसको कहते हैं अपर लिमिट, इसको कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ द बैंडविड्थ। तो अगर कोई मुझसे अपर लिमिट पूछे ओमेगा, तो वो क्या होगा, ओमेगा माइनस, अच्छा यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है वो है R/L, तो ये कितना होगा, R/L/2। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो डिफरेंस है वो है R/2L। तो जब मैं इसमें से ओमेगा नॉट में से R/2L माइनस करूंगा तो क्या आएगा, ओमेगा 1, दैट इज अपर लिमिट। और लोअर लिमिट इसी तरह ओमेगा नॉट प्लस R/2L के बराबर। ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, √LC बाई, इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं R/L के बराबर। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 1/R√L/C। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वालिटी फैक्टर है ये क्या बताता है, ये क्वालिटी फैक्टर हमें शार्पनेस बताता है। ठीक है, क्या बताता है, शार्पनेस बताता है। मतलब ये बैंडविड्थ कितना छोटा होगा, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो अगर छोटी हो तो क्या होता है, एक्यूरेसी बढ़ती है, हमारा शार्पनेस बढ़ता है, इससे क्वालिटी ऑफ द सिग्नल इंप्रूव होती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हमें
अच्छी क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी फैक्टर अगर अच्छी चाहिए तो उसके लिए प्रेफरेबल क्या है, उसके लिए आर जो होता है वो लेस लेते हैं, दैट इज़ छोटा हो, और एल जो है वो लार्ज लेते हैं। ठीक है, इंडक्टर का वैल्यू को अगर हम बढ़ाएं और रेजिस्टेंस को छोटा करें तो हम लोगों को अच्छी क्वालिटी फैक्टर मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने शार्पनेस देखा और अंडर व्हाट कंडीशन दस द सर्किट बिकम मोर सिलेक्टिव, तो ये रही वो कंडीशन। ठीक है, कि अगर हमको इसकी क्वालिटी फैक्टर को बढ़ाना है तो सिलेक्टिविटी बढ़ेगी, और उसको बढ़ाने का तरीका क्या है, रेजिस्टेंस को कम करना है और इंडक्टर को बढ़ाना है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए ध्यान से इसे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन द सीरीज एलसीआर सर्किट, विच वन लीड्स इन फेज, करंट और वोल्टेज। चलिए, तो पहले तो हम लोग देखते हैं हम लोगों को क्या दिया हुआ है। हम लोगों को दिया हुआ है V इक्वल टू V0 साइन 1000t प्लस 5। तो अगर हम लोग इसको जनरल एक्सप्रेशन के साथ, जनरल AC वोल्टेज के एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करें तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि ओमेगा जो है वो कितना दिया हुआ है, 1000। ठीक है, अब हमें क्या पूछा गया है, फेज डिफरेंस पूछा गया है। तो फेज डिफरेंस कैसे पता चलता है, फेज डिफरेंस देता है tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी बाई आर से। ठीक, तो हमें एक्सएल फाइंड करना होगा। एक्सएल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल होता है। ओमेगा कितना आया, 1000, एल कितना दिया हुआ है, 100 मिली हेनरी, यानी 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, हेनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो आता है वो आता है 100 ओम। एक्जी कैसे फाइंड करेंगे, एक्जी होता है 1/ω/c के बराबर। ठीक है, ये कितना हुआ, 1000 इंटू सी कितना दिया हुआ है हमें, 2 माइक्रोफैराड, यानी 2 इंटू 10⁻⁻6। तो ये आ जाता है 500 ओम के बराबर। ठीक है, और आर कितना दिया हुआ है हमें, आर दिया है 400। ठीक, तो अगर इस वैल्यू में मैं पुट करता हूं तो ये क्या आ जाता है, देखिए ध्यान से, ये आ जाता है 100 माइनस 500/400। ठीक है, तो ये आ जाता है tan इनवर्स -1 के बराबर। तो ये आ जाता है नेगेटिव में π/4 के बराबर। ठीक है, नेगेटिव में π/4 आने का मतलब क्या है कि जो वोल्टेज है, यानी इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या हो रहा है, वो करंट को लैग कर रहा है बाई 45 डिग्री। ठीक है, ये क्या है, ये आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है, ये है आउटपुट वोल्टेज। ठीक, ये जो सर्किट है, इस सर्किट में ये है इनपुट वोल्टेज। ठीक, अब यहाँ पे जितने एलिमेंट है इसकी वजह से इसका एक इसकी वजह से इसका एक क्या होगा, एक इक्विवेलेंट वोल्टेज होगा। ठीक है, वो जो इक्विवेलेंट वोल्टेज है वो क्या है, वो करंट्स को लैग कर रहा है बाई 45 डिग्री। ठीक है, और एक चीज़ और होती है क्या, कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो XC है उसकी वैल्यू जो है वो XL से ज़्यादा है।
इस केस में जो ये सर्किट है ये कैपेसिटिव हो जाती है, कैपेसिटिव, ठीक है, इन नेचर। कैपेसिटिव इन नेचर मतलब क्या होता है? कैपेसिटिव इन नेचर होता है कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो ज़्यादा है और ये ओवरऑल सर्किट जो है वो एक कैपेसिटिव सर्किट की तरह काम करेगी, ठीक है। मतलब कैपेसिटर का डोमिनेंस यहाँ पे ज़्यादा है और ये चीज़ यहाँ पे हम लोगों को दिख भी रही है। हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि जब प्योर आरसी सर्किट होता है तो उस केस में क्या होता है, करंट के साथ पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस तो सेम फेज में होता है, बट कैपेसिटर का जो पोटेंशियल होता है वो करंट से लैग करता है। कितने से? π/2 से, ठीक है, 90 डिग्री से लैग कर रहा होता है पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर। यहाँ पे ये जो फेजर डायग्राम बना, यहाँ पे भी जो देखिए आउटपुट वोल्टेज है ये करंट को लैग कर रहा है। क्या कर रहा है? करंट को लैग कर रहा है, ठीक है। तो यानी इसका जो नेचर है, इस सर्किट का जो नेचर है, ठीक है, इसके अलग अलग कंपोनेंट के वैल्यूज़ की वजह से क्या है, कैसा है, कैपेसिटिव है, ठीक है। क्या है? कैपेसिटिव है। प्योर कैपेसिटर नहीं है, लेकिन इसके रिजल्टेंट इस कंडीशन की वजह से, दैट इज XC इक्वल टू XR की वजह से, XC इज ग्रेटर देन XL की वजह से ये क्या है, कैपेसिटिव इन नेचर है। इसको हम लोग एक और तरीके से कह सकते हैं, क्या, यहाँ पे VC इज ग्रेटर देन VL, ये भी कह सकते हैं, हाँ कि ना। देखिए, यानी इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वो इसके अक्रॉस जो है इससे ज़्यादा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये सर्किट किसकी तरह काम कर रही है, एक कैपेसिटिव सर्किट की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन लीड करेगा, तो इस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे करंट लीड करेगा इस सर्किट में वोल्टेज को, और करंट कितने से लीड कर रहा है, 45 डिग्री से, ठीक है। अगर वोल्टेज लैग कर रहा है 45 डिग्री से तो ऑब्वियस है करंट लीड करेगा 45 डिग्री से वोल्टेज को, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट पोटेंशियल ऑफ द सर्किट, ठीक है, रिजल्टेंट पोटेंशियल ऑफ द सर्किट V0, ठीक है, आउटपुट सर्किट। ध्यान से देखिए इसको। चलिए देखते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कहता है ए सीरीज LCR सर्किट इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स जिसका कि पिक वैल्यू और फ्रीक्वेंसी दे दिया गया है, ठीक है। द वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर आर 200 वोल्ट, 250 एंड 250। अच्छा, तो मैं अगर इस सर्किट को इस तरीके से बनाऊं तो यहाँ से ये R, ये C और ये हो गया इंडक्टर, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से ये है सप्लाई। ये जो सप्लाई है ये कितना है, ये है 200 साइन, ये फ्रीक्वेंसी इसकी दी हुई है आपकी 50, 2πt + 5 के बराबर, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2π50t के बराबर, ठीक है। या फिर इसको सिंपली इस तरीके से लिख सकते हैं 200 साइन 100πt + 5 के बराबर, देखिए इस तरीके से। और यहाँ से इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, इसके अक्रॉस दिया हुआ है 200, इसके अक्रॉस 250 और इसके अक्रॉस भी दिया हुआ है 250, ठीक है, वोल्ट। अब देखिए क्या कहता है कि जो इसका एल्जेब्रिक सम है, एल्जेब्रिक सम मतलब इसका इक्विवेलेंट वी नेट कह देते हैं। वी नेट इक्वल टू क्या है, ये 200 + 250 + 250,
कितना हो जा रहा है, 700 वोल्ट हो जा रहा है, जबकि जो इनपुट है उसका जो पीक वैल्यू है, इससे कहते हैं पीक वैल्यू वी नॉट, वो तो 200 ही है। पर यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स के अक्रॉस जो ड्रॉप आ रहा है, यहाँ पे इसका जब समेशन किया गया तो ये तो आ रहा है 700। पॉसिबल कैसे है? देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ पे फेस को भी हम लोगों को दिमाग में रख के चलना होगा, ठीक है। जब करंट यहां से निकल के इन सारे एलिमेंट्स के अक्रॉस फ्लो करता है ना, तो हर एक एलिमेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ठीक है, और जो करंट होता है वो आपस में एक दूसरे के साथ अलग अलग फेज में होते हैं। जैसे आर के अक्रॉस करंट और पोटेंशियल ड्रॉप सेम फेज में होता है, इसके अक्रॉस कैपेसिटर के अक्रॉस, ठीक है, जो करंट होता है वो लीड कर रहा होता है, और इसके अक्रॉस करंट जो है पोटेंशियल को लैग कर रहा होता है, ठीक। तो हमारा जो इफेक्टिव इन तीनों का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा ना, या फिर इफेक्टिव पोटेंशियल होगा ना, वो आएगा इस तरीके से। वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर वी सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए जो हम लोग इसका जो नेट पोटेंशियल निकालेंगे ना, ठीक है, वो सिंपली अलजेब्रिक सम नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली अलजेब्रिक सम करने से हम लोगों को इसका वी इफेक्टिव या इफेक्टिव पोटेंशियल या रिजल्टेंट पोटेंशियल कुछ भी कह लीजिए, वो पता नहीं चलता है। उसके लिए हम लोगों को इस तरीके से करना होता है, इस तरीके से। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट और पोटेंशियल ड्रॉप सेम फेज पे है, इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और करंट एक दूसरे से π/2 के लीड पे है, यानी पोटेंशियल लीड कर रहा होता है करंट को, और सिमिलरली Vc यानी कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो क्या कर रहा होता है, वो करंट से लैग कर रहा होता है बाई π/2, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर हम लोगों को इसका फेजर डायग्राम, मैंने जैसे पहले वाले क्वेश्चन में भी इसको एक्सप्लेन किया था, मैं एक बार फिर से इसको बता देता हूँ कि फॉर द टाइम बिंग हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि VL की जो वैल्यू है वो VC से थोड़ी बड़ी है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो तो ऊपर की तरफ ही होगा, हाँ कि ना। तो रिजल्टेंट क्या आएगा, वो कुछ ऐसा आएगा, VL माइनस VC के बराबर, और ये हो गया VR, ठीक है। जो V इफेक्टिव होगा ना वो ये है V इफेक्टिव, VL माइनस आती VL माइनस VC के बराबर, ठीक है। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया जिसकी V इफेक्टिव जो है वो इस तरीके से आएगी, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर रूट, ये, ठीक है। तो जो नेट या फिर जो इफेक्टिव पोटेंशियल होगा ना इस AC सर्किट के अंदर, वो ये फॉर्मूला देगा, ना कि सिंपली इनको ऐड करके आता है, ठीक है। तो जो V इफेक्टिव है वो क्या आता है, देखिए यहाँ पे अगेन वो आएगा हमारा, देखिए ये है हमारा VC और ये है हमारा VL, दोनों सेम है, तो ये क्या होगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और V इफेक्टिव जो होगा वो कितना आएगा, 200 स्क्वायर, तो रूट करेंगे तो ये यानी 200 वोल्ट, ठीक है, 200 वोल्ट के बराबर आएगा, ठीक है। ये है हमारा V इफेक्टिव, ओके। अच्छा,
तो देखिए अब हम लोगों को क्या दिया है, आर की वैल्यू दी हुई है 40 ओम और करंट बोला है कितना होगा। तो जो करंट होगा वो क्या होगा, वो होगा वी इफेक्टिव बाई आर के बराबर। तो वी इफेक्टिव कितना है 200 बाई 40, तो ये हो गया 5 एम्पेयर के बराबर। ध्यान से देखिए सॉल्यूशन को। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है हमसे। कहता है फिगर शोज एन एलसीआर सर्किट कनेक्टेड टू अ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी 200 वोल्ट सोर्स with L equal to 50 milli Henry, C equal to 80 microfarad and R equal to 40 ohm. The frequency which derives the current in resonance, अच्छा resonance कह दिया है हमसे, ठीक है। तो जब रेजोनेंस होता है तो आप लोगों को पता है कि XL इक्वल टू XC होता है, दैट इज ओमेगा L इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C, और यहाँ से आता है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई LC, और यहाँ से जो F आता है वो क्या आता है, वो आता है 1 बाई 2 पाई रूट ओवर LC के बराबर। तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14, L की वैल्यू हम लोग रखेंगे 50 इंटू 10⁻³ माइक्रो में है, और C को हम लोग पुट करेंगे 80 इंटू 10⁻⁻6। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा वो आएगा 80 हर्ट्ज के बराबर। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, क्वालिटी फैक्टर Q। तो Q का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/R रूट ओवर L/C। तो ये होता है 1/40 इंटू 50 इंटू 10⁻³ बाई 80 इंटू 10⁻⁻6। ये हो जाता है 40 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 625, दैट इज 25/40 इक्वल टू 0.625 के बराबर। क्वालिटी फैक्टर जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आउटपुट करंट या आउटपुट पावर हम लोगों को मिलता है एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको।